सारे लोगों से पूरी टीम से गुजारिश है कि आप ऊपर तशरीफ ले आए एक बार। डॉक्टर प्रणय हैं हमारे इंटेंसिविस्ट हैं आईसीयू में, और ये बिना इनके इजाजत के कुछ काम नहीं होता। सर्जन कलम नहीं उठाता, अपना चाकू नहीं उठाते। तो डॉक्टर प्रणय और डॉक्टर इरफान है हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत अच्छे। सारे लोग जो हैं पूरी टीम ऊपर तशरीफ ले आए। आ जाइए आप लोग, मेहरबानी करके सारे लोग जो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पूरी टीम है वो तशरीफ ले आए, ऊपर तशरीफ ले आए। जरा 1 मिनट के लिए बस एक फोटोग्राफ होना है यहाँ पर, तो आप सब लोग मेहरबानी करके, और जो फूल मालाएं हैं बाकी डॉक्टर हजरात हमारे बीच में है, सब लोग ले लेके आ जाएं। आप सब लोग एक एक माला लेके, और सभी लोगों का एक बार हमारे बीच सब ले ले। आइए भाई महाराज भाई, डाल दो भैया, अनिल भाई के साथ डाल दो माला। आप आ जाओ दानिश, सबके डाल दो, सबके डालो, एक एक सबके डालो। आ जाओ अर्षद भाई, आइए। अरे आ जाओ, सबके सब डॉक्टर हजरात के गले में डालिए आप लोग। मिराज ले लो, खुर्रम ये अर्षद भाई की बहुत चाहने वाले हैं वैसे भी। स्वागत का ये कार्यक्रम अब यहाँ पर ही इंतजाम पजीर होता है, और आपके सामने आगाज संस्था की तरफ से आमिर सुल्तानी से गुजारिश करूंगा कि वो अनीस बेग साहब का स्वागत करें, खैर मकदम करें। वो काफी इंतजार में थे सुबह से ही कि अनीस भाई तशरीफ ला रहे हैं, और इमरान भाई पीछे कहीं तशरीफ फरमा है। मैं इमरान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो भी आ जाएं। शिराज अलवी साहब आगाज की तरफ से, आगाज की पूरी टीम जो है वो स्वागत कर रही है। नितिन गुप्ता, सालिम रियाज साहब, ताली बजा के आप सब लोग एक बार इस स्वागत कार्यक्रम को इख्तिताम देते हैं, और सभी से गुजारिश करते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी सीट्स ले लें। और बहुत जल्दी हमारी सीएमई का जो मच अवेटिंग प्रोग्राम है ये शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो ही चुका है। आप सब मेहमान हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी सीट्स नीचे ले लें। अब मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने सदारती कलमात से हम सबको नवाजें। डॉक्टर अनीस बेग साहब। शुक्रिया इस कार्यक्रम के और इस सीएमई के आयोजक हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे हमराई डॉक्टर शकील साहब और उनकी मोहतरमा डॉक्टर राबिया साहिबा। यहाँ पर जितने भी सामने बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ पर सहजवान के लोग भी हैं, ककराला के भी हैं, उसैद के भी हैं, बदायूं के भी हैं, सैदपुर के हैं, और इसमें उजानी के भी हैं। हमारे दोस्त भी आए हुए हैं, दादागंज के हैं, आसपास के जितने भी बिलसी के हैं कुछ लोग यहाँ पर। सबका इस सीएमई में ये बहुत फ्रूटफुल है। आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और थोड़ी माफी भी कि हम लोगों को देरी हो गई। कुछ लोग शायद पूरे नहीं आ पाए थे। हम लोगों ने सोचा कि एक अच्छा प्रोग्राम है सीएमई का, साइंटिफिक प्रोग्राम है, तो एक बहुत ज्यादा जब पता लगा लोगों को ककराला के, असल में बदायूं के लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, उन्होंने छोड़ा ही नहीं, हर हालत बुला के माने कि एक ओपनिंग हमारी कर दीजिए। तो हम लोग ककराला जाना पड़ा। वहां ककराला में पहुंचे तो 3 हजार की चाय भी पीना पड़ी। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आप लोग। तो आप लोगों का सबका हमारा दिल रखने के लिए, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, शकील साहब के बुलावे पे आने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा इंशाल्लाह जरूर। और यहाँ पर मेरे हॉस्पिटल से
दूसरी डायरेक्टर में एक डायरेक्टर, दूसरी डॉक्टर में एक डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर फैमी है, उनका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एडमिन है हमारी जो मैक्स लाइफ हॉस्पिटल की है, ईशा, वो भी आई हुई है यहाँ पर। और एक बहुत बीच में आपके अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, मैक्स लाइफ ने एक ना ही कभी पैसे की चिंता करी, ना ही कोई इक्विपमेंट में कोई भी कंजूसी करी, एक अच्छी फैसिलिटी का हॉस्पिटल आपके बीच में दिया है और आप लोगों ने आजमाया भी है सबने। और बधाइयों के लग रहा है मुझे, इतने पेशेंट जाते हैं शायद किसी भी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते, बधाइयों को बहुत पेशेंट आते हैं। हमारे पास में पूरी सुपर स्पेशलिस्ट की टीम है। हमारे बीच में डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं, हमारे न्यूरो सर्जन, खड़े हो जाओ एक बार, न्यूरो सर्जन है हमारे, ट्रॉमा में स्पेशलिस्ट है, ब्रेन में कैसी इंजरी हो, ट्रॉमा हो, ट्यूमर हो, कैसा भी हो, बहुत अच्छे स्किल डॉक्टर हैं और बेंगलोर से आए हैं, एम्स से पढ़े हुए हैं। हमारे दूसरे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शोएब महबूब हैं, इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल और एरा हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है इनका। ये डीएम कार्डियोलॉजी जोधपुर से करके आए हैं, केजीएमसी के प्रोडक्ट है, एमबीबीएस केजीएमसी से किए हैं माशाल्लाह। और आज भी इन्होंने एक ट्रिपल वेसल डिजीज की है, जिसमें 3 आर्टरी बंद होती है, 3 स्टेंट डाले एक ही पेशेंट के, और जिसमें अच्छी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कर रहे हैं। कोई भी हार्ट अटैक सबसे जरूरी होती है डॉक्टर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक बिहेवियर और दूसरा अवेलेबिलिटी और तीसरा स्किल्ड होना डॉक्टर का। तो सबसे अच्छी अवेलेबिलिटी डॉक्टर शोएब की ऐसी है कि आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे जाएंगे, ये माशाल्लाह 10 मिनट में हाजिर हो जाते हैं, बराबर में रहते हैं हॉस्पिटल के। और दूसरा बिहेवियर इतना अच्छा है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इतने सबसे ज्यादा सीधे डॉक्टर मुझे लग रहा हमारा शोएब ही है हमारे हॉस्पिटल में। तो शोएब का बिहेवियर भी, अवेलेबिलिटी भी माशाल्लाह दोनों अच्छी है और स्किल भी इसकी अच्छी है। ये एक दिन जरूर स्टार बनेगा, ये मेरी दुआ भी है और मेरे एक्सपीरियंस भी ये कहता है स्टार जरूर बनेगा ये हमारा डॉक्टर। और हमारे दूसरे जो आप सब चाहते भी हैं, सबकी लगभग सर्जरी भी करी होगी यार घर में, डॉक्टर अरशद साहब हमारे एमएस डॉक्टर अरशद साहब हैं हमारे, और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर जावेद, जो हमारे पूरी रीढ़ की हड्डी हॉस्पिटल की किसी की होती है अगर, तो एमडी मेडिसिन होता है, एमडी मेडिसिन है ये, डायबिटीज कैसी भी अनकंट्रोल ना होती हो, शुगर अनकंट्रोल ना होती हो, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो, कैसी भी कोई भी मेडिकल डिजीज हो, उसमें माहिर है माशाल्लाह आपके बीच में। आपने इलाज भी कराया है, आपने फेथ भी करते हैं इनके ऊपर। और इसके अलावा हमारे पास में हमारे ऑर्थोपेडिशियन, आपने बहुत लोग जानते भी हैं उनको बाखूबी, डॉक्टर फहाद बिन हामिद एमएस आर्थो हैं, बहुत अच्छे हमारे ऑर्थोपेड, पूरी हमारी टीम है ट्रॉमा की, जिसमें हमारे सर्जन, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारे न्यूरो सर्जन, सारे डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं हमारे इरफान अंसारी साहब, इनकी ऐसी फिजियोथेरेपी है कि जब से 1.5 साल से, मैं बताना चाहता हूं आपको, 1.5 साल से जब से हॉस्पिटल खुला है मैक्स लाइफ में, एक भी बेड शोर किसी आईसीयू के, सीसीयू के, एचयू के पेशेंट में, बहुत बड़ी बात है, इनके लिए बहुत तालियां। और जो बेड शोर लोग अपोलो से, हॉस्पिटल से और दूर से आते हैं, वो भी यहाँ पर बेड शोर सही हो जाते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। इसके अलावा डॉक्टर शरद खंडेलवाल है मेरे प्लास्टिक सर्जन, वो नहीं आ पाए आपके बीच में, तो पूरी टीम आपके लिए हाजिर है। हॉस्पिटल वेल एक्टिव हॉस्पिटल आप जानते भी हैं, जिसमें मॉडर्न एनआईसीयू है हमारा, एनआईसीयू भी बहुत बेहतरीन है और बहुत से डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं, इनको पता भी है बहुत अच्छा एनआईसीयू है हमारे पास में। एक बहुत ही खूबसूरत और मॉडलर हमारे पास में आईवीएफ सेंटर है, इसको डॉक्टर फहमी खान खुद देखती हैं, पूरी फैसिलिटीज है माशाल्लाह आपके पास में, आपके लिए है, बधाइयों वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि बधाइयों ही मैं अपना घर समझता हूँ, जितना प्यार आप लोग देते हैं मैक्स लाइफ को, डॉक्टर नीसबेग को, मैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीस साहब। अब मैं अपनी जो मेडिकल की टीम है जो आज अपने लेक्चर पेश करेंगे, तो बराए मेहरबानी मुझे ये बता दें कि सबसे पहला लेक्चर किसका शुरू होना है, और मैं गुजारिश करूंगा कि जो लोग इधर प्रोजेक्टर को देख रहे हैं वो यहाँ पर तशरीफ ले आए, और ये कैमरामैन जो है इनसे कहूंगा कि थोड़ा सा हट जाएं उधर से, प्रोजेक्टर के सामने से। डॉक्टर शोएब साहब जो हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने लेक्चर से, जो कि कार्डियोलॉजी के सब्जेक्ट पर से ही रिलेटेड है, वो आए और अपना लेक्चर पेश करें।
लेक्चर के बीच में आप ध्यान से सब चीज़ों को सुने और क्यूरीज जो आपकी होंगी इनके लेक्चर से मुताल्लिक या दीगर और जो भी कार्डियोलॉजी से मुताल्लिक वो बाद में हम सब लेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो है इसे प्रोजेक्टर को शुरू किया जाए और डॉक्टर साहब आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह जो भी लाए हों। हाँ, लाइट बंद करा। इसी फॉर्म में करूँ ये वो भी अंदर इलेक्ट्रीशियन जहाँ कहीं भी हो बंद कर दो तो वो इधर आ जाए। इलेक्ट्रीशियन जहाँ कहीं भी हो वो इधर आ जाए। ये स्टेज पे जो लाइट है उसे थोड़ा सा कम कर दें। लाइव चला फिर मैं चला इलेक्ट्रीशियन जब तक आप पेन ड्राइव वगैरह लगा ले उसमें सीढ़ी लेके आ रहा है। हेलो सबसे पहले डॉक्टर मोहित सबसे पहले हमारे बीच में अपने लेक्चर पेश करेंगे। खासतौर पर बहुत ही फायदेमंद लेक्चर है जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कि हेड इंजरी अगर किसी को हो गई है तो एज ए फिजिशियन, एज ए जनरल प्रैक्टिशनर हम सब लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तफसील से आपके सामने गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर मोहित साहब। धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि इस तरीके का एक प्रेजेंटेशन हम आप लोगों के बीच कर पाए। अनीस सर का हमेशा इस तरीके का सपोर्ट रहता है कि हम लोग अपनी जो भी नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर कर सकें, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं। मेरा आज जो यहाँ पर आप लोगों से बात करने का टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज न्यूरोट्रॉमा एट सेंटर ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट, डूज एंड डोंट्स। सेंटर ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट से मतलब है कि सबसे पहले जिसने भी पेशेंट देखा हो, चाहे वो सड़क पे कोई अगर उसे एक फिजियोथेरेपिस्ट रिसीव कर रहा है वो, या फिर वो एक छोटे सेंटर पे या क्लिनिक पे पहुंच रहा है वो, या फिर एक छोटे पेरीफेरी के हॉस्पिटल में पहुंच रहा है वो, जो सेंटर ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट है उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस चीज के ऊपर मेरा बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन है। और मैं मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में जरूर है, मैं पूरा लेकिन आपको हिंदी में समझा दूंगा इसको, और बहुत ही आसान रहेगा। तो स्लाइड तो सबसे पहले डूज क्या क्या करना है। तो सबसे पहले परफॉर्म अ रैपिड प्राइमरी सर्वे ABC। देखिए बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है सबके दिमाग में कि हेड इंजरी अगर हो गया, दिमाग की चोट लग गई, तो ये केस तो जल्दी से जल्दी रिफर करो, न्यूरोसर्जन के पास भेज दो। ऐसा बिल्कुल गलत है। हेड इंजरी में पेशेंट हेड इंजरी के अलावा बाकी और बहुत सी चीजें होती हैं जो कंप्रोमाइज हो जाती हैं, जैसे उसका एयरवे, जैसे उसकी ब्रीदिंग, जैसे उसका सर्कुलेशन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बैठे हुए 99% लोग जिसे मैनेज कर सकते हैं, और ये तीनों ही एक ऐसी चीज है जो मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेशेंट इन चीजों की वजह से, इन चीजों में कमी की वजह से जो एक मैनेज हो सकती है, खराब हो सकता है कई बार। तो सबसे पहले हमें पेशेंट का ABC स्टेबलाइज करना होता है।
सबसे पहले देखिए कि क्या वो सांस ले पा रहा है, ब्रीदिंग है कि नहीं, सर्कुलेशन मतलब पल्स चल रही है। अगर नहीं है तो सबसे पहले पेशेंट को इंटुबेट करना या साइड बाय साइड लेटाना या फिर एक ड्रिप चलाकर एटलीस्ट फ्लूइड देना ताकि वो अपना बीपी मेंटेन कर पाए। स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, इसके लिए गोल्डन रूल कहा जाता है, जब तक सीटी होकर सर्वाइकल स्पाइन रूल आउट ना हो जाए तब तक आप ये मानिए कि सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को उठाने के चक्कर में दो हाथ ऐसे लगाए, दो पैर ऐसे पकड़े और मरीज को एम्बुलेंस में लेने के चक्कर में हम सर्वाइकल स्पाइन जिसमें चोट आई होती है उसे अनस्टेबलाइज कर देते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट खराब होता है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट परफॉर्म, जस्ट ये देखना होता है कि मरीज आपकी बात समझ रहा है, क्या पलट के उसका जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। अप्रोप्रिएट इमेजिंग, ये उन लोगों के लिए है जैसे किसी क्लिनिक पे या एक छोटे सेंटर में पेशेंट पहुंचता है जहां पर आपके पास एक्सरे की सुविधा है या फिर अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। जरूरी नहीं कि एक सर की चोट का मरीज सर की चोट की वजह से कभी खराब हो, वो हो सकता है कि साथ में उसके पेट में चोट आई हो, स्प्लीन का रप्चर हो, लीवर का रप्चर हो और आप सर की चोट ढूंढ रहे हो, वो पेट पे हाथ रखा है कि भाई दर्द यहाँ है, आप उसको नजरअंदाज ना करें। ये बहुत सी बेसिक चीजें हैं जो आप सभी लोग देख सकते हैं और उन चीजों को देखना चाहिए। पेन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि सर की चोट के मरीजों में हमें दर्द की दवाइयां नहीं देनी होती क्योंकि दर्द की दवाइयों में नशा होता है। देखिए, दर्द की बहुत सी दवाइयों में नशा होता है लेकिन अधिकतर दवाइयां ऐसी भी हैं जिनमें कोई नशा नहीं होता, इसलिए पेन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इनिशिएट सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव केयर का मतलब है आपने फ्लूइड दे दिया, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब इंतजाम कर लिया, आपने देख लिया कि पेशेंट को और क्या क्या चीज की जरूरत है। प्रिपेयर फॉर सर्जिकल कंसल्टेशन का मतलब है उसे जिस किसी की भी जरूरत है, अगर उसके पेट में दर्द है तो एक न्यूरोसर्जन के साथ साथ एक जनरल सर्जन को भी तुरंत इस चीज की इत्तला होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए इस तरीके का पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड। डोंट्स, इन पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। डोंट्स, क्या नहीं करना है। डू नॉट डिले क्रिटिकल इंटरवेंशन, मतलब अगर कोई मरीज एक्सीडेंट होकर आपके पास पहुंचता है, उसका पेट पूरी तरीके से फूला हुआ है या फिर उसके पैर में ओपन क्रश इंजरी है, तो उस इंटरवेंशन को ना रोकें। ये ना सोचें कि सर की चोट की वजह से हम पैर को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, किसी भी चीज को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई एक लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होना है तो वो तुरंत के तुरंत किया जाए। डू नॉट रिमूव सर्वाइकल कॉलर प्रीमेच्योरली। डू नॉट ओवरलुक हाइपोक्सिया एंड हाइपोटेंशन। अगर ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन 80 से कम मिल रही है, ऑक्सीजन लगाइए, इसे ओवरलुक ना करिए। डू नॉट परफॉर्म अ कंप्लीट न्यूरो एग्जामिनेशन, पूरी तरीके से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने की कोशिश ना करिए, इससे डिले होगा। डू नॉट रिलाई सोनली ऑन अ सिंगल इमेजिंग मोडेलिटी, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें देखने में नॉर्मल लगता है, बट कई बार छोटे ऐसी इंजरीज होती हैं जो सीटी स्कैन में दिखती हैं फिर हमें। डू नॉट हाइपर वेंटिलेट एक्सेसिवली। डू नॉट एडमिनिस्टर हाई डोजेस ऑफ सेडेशन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। डू नॉट डिले सर्जिकल कंसल्टेशन फॉर सीवियर ट्रॉमा। किसी भी तरीके, इवन ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है तो वो तुरंत के तुरंत होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द रिस्क ऑफ सेकेंडरी इंजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडरी इंजरी वो इंजरी होती है जो पहली वाली इंजरी के बाद में हमारी गलतियों से, मैं ये बात बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, शायद लोगों को ये ऐसा लगे कि गलती, एक डॉक्टर खुद कैसे बोल सकता है कि हमारी गलती, ये हमारी ही गलती होती है कि हम मरीज का सिर्फ एक पहलू देखते हैं उसकी चोट का और दूसरा एक ऐसा पहलू नजरअंदाज कर देते हैं जिसकी वजह से वो बाद में खराब होता है। डू नॉट अटेम्प्ट टू ट्रीट कॉम्प्लेक्स न्यूरोट्रॉमा विदाउट स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। अगर आपके पास एक न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है तो न्यूरोट्रॉमा के मरीज को ट्रीट करने की कोशिश ना करिए। कई बार इनिशियल सीटी स्कैन नॉर्मल आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इनिशियल सीटी स्कैन जो पहले 12 घंटे में होता है बहुत ही धोखा देता है और कई बार वो नॉर्मल आता है। कई बार चोट ऐसे होते हैं, सब कॉर्टिकल कंट्यूजन ऐसे होते हैं या DI ऐसा होता है जो सीटी स्कैन में नहीं दिखता। एटलीस्ट एक ऐसे डॉक्टर को जो उसको रेगुलरली ना देख रहा हो। नेक्स्ट 2 स्लाइडों में मैं आपको न्यूरोसर्जरी की वो चीज सिखा दूंगा जिसे सीखने में मुझे 3 साल लगे। पेशेंट को अगर सीटी स्कैन की सुविधा तो किसी के पास होती नहीं है, सबसे पहले आपको जो देखना है वो पेशेंट की आंखें देखनी है। आंखें दिल का ही रास्ता नहीं, दिमाग का भी रास्ता बताती है। अगर ऊपर की तरह ये जो हम देख रहे हैं पुतलियां, ये जो काला हिस्सा है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये समझ लीजिए कि कोई बड़े खतरे की बात कम से कम अभी तो नहीं है। अगर इसमें से एक तरफ की आंख का हिस्सा बड़ा है और दूसरी का छोटा है
तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मरीज में किसी भी तरीके का इंतजार, किसी भी तरीके का डिले नहीं करना। एक साइज होता है जो ये है लगभग 2.5 mm के आसपास का, जितने तक नॉर्मल होता है। और ये नॉर्मल साइज से भी ज्यादा जरूरी होता है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका केवल एक ही जगह पे ये चीज धोखा देती है, वो होता है कैटरेक्ट का ऑपरेशन। बस ये आपको पता होना चाहिए कि मरीज का कैटरेक्ट का ऑपरेशन ना हुआ हो। ये चीज आपको उतना ही जानकारी देती है जितना सीटी स्कैन देता है। अब मैं आपको, जैसे मैंने आंखों से आपको बता दिया, अब मैं आपको सीटी स्कैन को पढ़ना इन 4 फोटो से ही समझा दूंगा। देखिए, दिमाग में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होती है सफेद और एक होती है काला। तो जैसे हमारा जो नॉर्मल दिमाग है वो ऐसा होता है जिसमें ग्रे है, सब कुछ ग्रे है। अंदर जैसे चीते पे धारियां होती है वैसे कालियां धारियां होती है। अगर इस एरिया के अंदर कुछ भी सफेद है तो आपको डरने की जरूरत है, कुछ भी है तो डरने की जरूरत है। ये इंट्रापेरेन्काइमल है, इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा, ये इंट्रापेरेन्काइमल है। ये अगर कुछ भी अंदर सफेद है तो डरने की बात है, कुछ भी अंदर काला है तो भी डरने की बात है। तो अगर नॉर्मल ग्रे के अंदर कुछ भी सफेद दिख रहा है तो भी डर जाइए, और कुछ भी काला दिख रहा है तो भी डर जाइए। कुछ इससे भी आगे बढ़ के, अब जब इतना दोनों समझ लिया है और ये आसान लग रहा है, तो हम एक और चीज समझ लेते हैं कि कई बार सफेद या काला नहीं दिखता, बट जैसे नदी और नाले बहते हैं, दिमाग में उस तरीके से सफेद नदियां सी दिखती हैं, इनसे भी डरना चाहिए। ये तीसरी चीज है जो आपको मिलेगी देखने को। चौथी चीज होती है जो सबसे ज्यादा, ये ऑपरेटिव इंडिकेशन है। सबसे पहला ऑपरेटिव इंडिकेशन यही है, अगर इस तरीके का दिमाग में कहीं पर भी, इस ग्रे दिमाग में एक तरफ सफेद दिख रहा है या काला दिख रहा है, अगेन वही सफेद या काला है, कहीं भी ग्रे के अंदर सफेद या काला है तो भी, और ग्रे के बाहर सफेद या काला है तो भी ऑपरेटिव इंटरवेंशन जरूरी होता है पेशेंट। और जैसे ये वाला मैंने दिखाया, इसे सबड्यूरल हेमरेज बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होता है। ये दोनों ही पूरी तरह ट्रीटेबल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इनके, अगर समय पे इनकी सर्जरी हो जाती है। ये 5 फोटो से ही आपने सीटी स्कैन देखना उतना सीख लिया जितना शायद मैं 3 साल पहले तक जानता था। बस इन्हीं को देखना है। अगर आप ग्रे जोन के अंदर कुछ भी नहीं देख रहे हैं और दोनों आंखों का साइज बराबर है, मरीज को कहीं भी भेजने की बहुत जल्दीबाजी ना करें। डेफिनेटली उसे एक एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, वो आप अगले दिन सुबह या फिर एम्बुलेंस अरेंज करके पेशेंट को स्टेबलाइज करके कर सकते हैं। लेकिन अगर इन चीजों में से कुछ भी है तो बिल्कुल वेट नहीं करना है, एयरवे सिक्योर करना है, बीपी सिक्योर करना है, ऑक्सीजन सिक्योर करना है और मरीज को तुरंत रेफर करना है। किसी का भी कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सर आए और नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित साहब। जनरल प्रैक्टिस में आने वाली वो जरूरी चीजें जो दिमागी तौर पर मजबूत कोई भी मरीज होता है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरह देखना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसान अल्फाज में आपके सामने बयान कर रहे थे डॉक्टर मोहित साहब। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए डॉक्टर महबूब साहब को वॉशरूम किधर है? वॉशरूम किधर है? पता कर देना। उनका टॉपिक है करंट ट्रेंड्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन इंडिया। मौजूदा सिनेरियो में इंडिया के अंदर अमराज कल्ब की जो ट्रेंड्स हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में बहुत ही तफसीली और बहुत ही जामे गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर महबूब साहब। मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी हार्ट की जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं कि उनके मुख्य कारण क्या हैं, एज ए प्राइमरी कॉन्टैक्ट फिजिशियन हमारा क्या रोल है, हम कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं।
जो हार्ट डिजीज है, इस्केमिक हार्ट डिजीज, दिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया, इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन इंडिया, surpassing infectious and nutritional diseases. From the since 1990s, the cases of heart disease are rising. उनके क्या कारण है, जो हम आगे स्लाइड में देखेंगे. अगर हम पूरे हेल्थ रिपोर्ट की बात करें तो मुख्य कारण क्या है, किन पेशेंट की डेथ होती है. टॉप पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज आर द मोस्ट कॉमन. 1990s से मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से हार्ट की डिजीज बढ़ी है. Overall, heart disease burden was lower than today in the early 90s, but urban regions showed sharp increase. जो risk factor है, high smoking rates among them, urban surge in diabetes and hypertension, diabetes और hypertension के cases भी बढ़े हैं. Which are related to the diet, high salt, high fat diet, increased urbanization and lifestyle changes created the foundation of current epidemic. After 2000, rapid urbanization, शहर की लाइफ है that is more stressful and as well as more sedentary life behavior, reduced physical activity and dietary rationalization. Metabolic structure also increased, dramatic rise in diabetes and pre-diabetic cases during all